हेलो नमस्कार साथियों, मैं हूं बजरंगी लाल और आप देख रहे हैं बजरंगी लाल यूपीपीसीएल यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये जो सीरीज़ है हमारी T20 सीरीज़ है और इसमें प्रत्येक रात को 9 बजे एक टेस्ट होता है हमारे द्वारा, जिसमें रोज़ 20 प्रश्न रात 9 बजे आपसे पूछे जाते हैं। और ये क्लास किस किस एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है तो थंबनेल पर आप पढ़ सकते हैं। यूपीपीसीएल TG2, यूपीआरवीएनएल TG2, LMRC मतलब लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन मेंटेनर, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन मेंटेनर, इसके अतिरिक्त BHPCL, DRDO, ITI एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। अथवा ITI से संबंधित जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उन सभी के लिए टेक्निकल पार्ट में ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज की जो क्लास है 5 नंबर क्लास है। और इससे पहले हमने 82 प्रश्न कर लिए थे, 4 क्लासों में 82 प्रश्न कर लिए हैं। और अब हम प्रारंभ करते हैं अगला। अ, अगर आपने अभी तक क्लासें नहीं देखी हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है T20 क्लास के नाम से, और वो वहाँ जाकर आप बाकी क्लासें भी देख सकते हैं। पहला प्रश्न है, आज क्वेश्चंस की स्पीड थोड़ा फास्ट रहेगी क्योंकि मोबाइल में इतनी बैटरी नहीं है कि पूरी क्लास अच्छे से थोड़ा हम कर सकें, लेकिन फिर भी प्रयास करेंगे। तो चलिए, 83 नंबर क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आज की क्लास का कि एटॉमिक संरचना के अनुसार किसमें धनात्मक आवेश होता है। परमाणु संरचना के अनुसार किसमें धनात्मक आवेश होता है तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या इनमें से कोई नहीं। तो जो धनात्मक आवेश होता है वो होता है प्रोटॉन पर। और कितना होता है तो ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। यहाँ पर माइनस ही रहता है, जबकि इलेक्ट्रॉन के लिए होता है ये माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19। क्या? कूलाम। इसका मतलब क्या होता है? कूलाम। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, न्यूट्रॉन उदासीन होता है। तो इस कारण इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प नंबर 2, प्रोटॉन। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, विद्युत उपसंसाधनों के सिरे, ये है यहाँ पर सिरे, सिरे बने होते हैं, मतलब जो कांटेक्ट पॉइंट होते हैं वो किसके बने होते हैं? तांबे के, जस्ते से, लोहे से या पीतल से। ये किसके बने होते हैं? पीतल से। किससे? पीतल से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? पीतल से। क्लास जब खत्म हो जाए तो कमेंट बॉक्स में आप अपने आंसर जरूर टाइप करके बताइए कि आपका स्कोर आज की क्लास में कितना रहा। ठीक है, अगला प्रश्न है, अति उच्च आवृत्ति पर पृथ्वी व्यवहार करती है किसकी भांति। ये प्रश्न हम नहीं बताएंगे, आपको ही इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। हम हर क्लास में एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ते हैं, ये वही क्वेश्चन है। मतलब अति उच्च आवृत्ति पर पृथ्वी किसकी तरह व्यवहार करती है? चालक की, कुचालक की, अर्धचालक की, या इनमें से किसी की तरह नहीं। ये आप चाहे नेट से सर्च कीजिए, चाहे किताब से सर्च कीजिए, कहीं से। हम भी तो देखें कि आप कितने सिंसियर हैं क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए। तो अगला प्रश्न देखते हैं। 86 नंबर प्रश्न है, ये ले नहीं है, यहाँ पर है, किस नियम के अनुसार सिरोपरी लाइन में दो पोलों के मध्य दूरी कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर है, मतलब किस नियम के अनुसार, किस नियम के अनुसार नहीं है, ये है सिरोपरी लाइनों में। ये नियम के अनुसार टाइप होने में थोड़ी मिस्टेक हो जाती है। यहाँ पर है, सिरोपरी लाइनों में दो पोलों के मध्य दूरी कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए। देखो, ये है, ये दो पोल हैं, पोल मान लीजिए, और इनके बीच में ये हमने तीन RYV तीन का मतलब जो फेज है वो लाइन कनेक्ट कर दी। तो इन दोनों पोलों के मध्य जो न्यूनतम दूरी है वो कितनी होनी चाहिए। इससे मतलब न्यूनतम नहीं पूछा, अधिकतम पूछिए, इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये दूरी है कितनी? 67, 100 मीटर, 150 मीटर या 38 मीटर। तो इस प्रश्न का जो सही और सटीक आंसर होगा वो होगा 67 मीटर। इन दोनों पोलों के बीच, इससे कम तो कर सकते हैं लेकिन इससे अधिक दूरी रहेगी तो हमारा सैग क्या है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तार हमारे बहुत ज़्यादा नीचे लटकने लगेंगे। 87 नंबर प्रश्न है, वाट घंटा यूनिट है। वाट घंटा किसका मात्रक है, ये यहाँ पर पूछा गया है। विद्युत धारा का नहीं, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है। और प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। क्या होता है? ओम। चालकता का मात्रक होता है मोह। तो ये जो मात्रक है, ये मात्रक है वाट घंटा शक्ति का। शक्ति मतलब P, और इसको हम W/T से प्रदर्शित करते हैं। W यहाँ पर वाट है और T यहाँ पर घंटा। तो इस प्रकार शक्ति का मात्रक होता है वाट घंटा। ठीक है, विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल के लिए कूलाम का नियम किसके नियम के अनुरूप है, मतलब किसके नियम के समान है। फिर दोबारा से हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। 88 नंबर प्रश्न, विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल के लिए कूलाम का नियम किसके नियम के अनुरूप है। यदि एक यहाँ पर Q1 चार्ज है और यहाँ पर Q2 चार्ज है, इन दोनों के बीच की दूरी यदि R है, तो इन दोनों आवेशों के मध्य जो बल लगेगा वो किसके नियम के अनुरूप लगता है, किसके नियम के समान होता है वो नियम।
उस नियम को हम जानते हैं Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर से। वो नियम होता है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम, या फिर न्यूटन के गति के नियम, ऊर्जा के संरक्षण नियम, या गॉस का नियम। इनमें से कौन से नियम के अनुरूप वो नियम होता है, ये आपको कमेंट में कमेंट करके बताना है। तो ये नियम होता है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार। किसके? न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के समरूप। अगला प्रश्न है, डीसी सप्लाई के लिए फ्यूज का प्रयोग किस तार में करते हैं? डीसी सप्लाई मतलब डीसी करंट है, उसमें हम जो फ्यूज वायर लगाएंगे वो कौन से तार में लगाएंगे? धनात्मक तार में, नकारात्मक तार में, दोनों में, किसी में नहीं। तो डीसी के लिए बिल्कुल भी मत कीजिए कि पॉजिटिव तार में लगेगा, जी नहीं। पॉजिटिव तार के लिए प्रयोग करते हैं हम एसी का। डीसी में हम फ्यूज को किसी भी तार में लगा सकते हैं, चाहे वो धनात्मक मतलब पॉजिटिव तार दो हो या फिर नेगेटिव तार हो। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोनों में। 89 नंबर प्रश्न। 90 नंबर प्रश्न है, 3 पिन वाले प्लग में तीसरी पिन प्रदान करते हैं, क्यों? आपने घरों में जो वो देखा होगा, प्रेस या फिर और कूलर वगैरह किसी का इक्विपमेंट या फिर लैपटॉप चार्जर, उसमें क्या होती हैं? 3 पिन होती हैं। ये पिन, बीच की जो पिन होती है, ये अन्य पिनों की अपेक्षा थोड़ी मोटी होती है। तीसरी पिन क्यों प्रदान करते हैं, ये पूछा गया है। आवश्यकता पड़ने पर 3 फेज की सप्लाई प्रदान करने के लिए। विकल्प 2 है भू संपर्कन प्रदान करने के लिए। आवश्यकता पड़ने पर एक फेज अलग से प्रदान करने के लिए। और चौथा है सॉकेट में प्लग को उलटने से रोकने के लिए। ये तो बिल्कुल ही गलत है। ये हम जो तीसरी पिन प्रयोग करते हैं, ये करते हैं अर्थिंग के लिए। किसके लिए? अर्थिंग के लिए। अर्थिंग मतलब भू संपर्कन के को प्रदान करने के लिए। 91 नंबर प्रश्न है, विद्युत अपघटन के नियम किसके द्वारा दिए गए? विद्युत अपघटन के जो नियम दिए गए थे, किसके द्वारा दिए गए थे? विद्युत अपघटन के नियम दिए गए थे फैराडे के द्वारा, मैक्सवेल के द्वारा, लेंज के द्वारा, या फिर किरचॉफ के द्वारा। किरचॉफ ने तो 2 नियम दिए थे, केवीएल और तथा केसीएल। किरचॉफ का करंट लॉ और किरचॉफ का वोल्टेज लॉ। लेंज नहीं है, या लेंज का नियम होगा। लेंज का नियम क्या होता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। मैक्सवेल का नियम, ये भी इससे संबंधित नहीं है। तो विद्युत अपघटन से संबंधित जो 2 नियम दिए थे, वो नियम थे मैक्सवेल के, और उसके दोनों नियम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। चुंबकीय परिपथ में परमियंस विद्युत परिपथ में किसके तुल्य होती है? जैसे चुंबकीय परिपथ में परमियंस होता है, वैसे ही विद्युत परिपथ में क्या होता है, यहाँ पर ये पूछा गया है। परमियंस क्या होता है कि किसी भी चुंबक की चुंबकता ग्रहण करने की, चुंबक तत्व का जो गुण है वो धारण करने की शक्ति। ठीक है। इसी के अनुसार चालक पदार्थों में एक गुण होता है, विद्युतीय परिपथ में एक गुण होता है, उसको बोलते हैं हम चालकत्व। क्या बोलते हैं? चालकत्व। इसको जी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक सीमेंस या मोह होता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 93 नंबर प्रश्न, विद्युत ताप विद्युत युग्म किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? ताप विद्युत युग्म जो होता है किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? सीबेक प्रभाव, फैराडे के प्रभाव, लेंज के प्रभाव, या गॉस के नियम पर। तो जो ताप विद्युत युग्म होता है वह सीबेक प्रभाव पर कार्य करता है। किस पर कार्य करता है? सीबेक प्रभाव पर। अगला प्रश्न है, जिस पदार्थ की धारण शक्ति होती है वह किस प्रकार के चुंबक बनाने में प्रयोग किया जाता है? ये गूगल हमेशा हमको परेशान करता है। ये गूगल वॉइस टाइपर से टाइप की गई हैं, तो इसीलिए यहाँ में कुछ छूट गया है। मैं अच्छे से आपको समझा देता हूँ। जिस पदार्थ की धारण शक्ति जितनी अधिक होती है, यहाँ पर लिखा है जितनी अधिक होती है, वह किस प्रकार के चुंबक बनाने में प्रयोग करता है? तो जिस पदार्थ की चुंबकीय धारण शक्ति अधिक होगी वह स्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। कौन सी चुंबक? स्थायी चुंबक। अस्थायी चुंबक और विद्युत चुंबक दोनों एक ही चुंबक के नाम, अलग अलग नाम है। ठीक है। अगला प्रश्न है 94 नंबर प्रश्न। 94 नंबर प्रश्न है, परिपथ का शक्ति गुणक परिपथ में किसी को सम्मिलित करने पर उन्नत किया जाता है। परिपथ का शक्ति गुणक किसको, या किसी नहीं है, किसको किसको सम्मिलित करने पर उन्नत किया जाता है? तो मतलब किसी सर्किट का जो शक्ति गुणक है हमें इम्प्रूवमेंट करना है, उसको बढ़ाना है, तो हम कौन सा ऐसा वो है इनमें से जो लगाएंगे और उससे हमारे परिपथ का शक्ति गुणक जो है वो इम्प्रोवाइज हो जाएगा? संधारित्र, प्रेरक, प्रतिरोध, या इनमें से कोई नहीं। तो परिपथ का शक्ति गुणक बढ़ाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? संधारित्र का प्रयोग करते हैं। शक्ति गुणक का सूत्र जो होता है वो होता है cos फाई बराबर आर बाई जेड। क्या होता है? cos फाई बराबर आर बाई जेड। अगला प्रश्न देखते हैं 96 नंबर प्रश्न। एक कैपेसिटर की परिभाषा है यहाँ पर। एक तरह से कैपेसिटर क्या करता है? एसी को आसानी से मार्ग प्रदान करता है बट डीसी को ब्लॉक करता है। दूसरा ऑप्शन है डीसी को मार्ग प्रदान करता है व डीसी को ब्लॉक करता है। तीसरा है एसी और डीसी दोनों को मार्ग प्रदान करता है। एसी अथवा डीसी दोनों में से किसी को मार्ग प्रदान नहीं करता। तो कैपेसिटर क्या करता है? एसी को तो आसानी से पास होने देता है व डीसी को क्या कर देता है? ये ब्लॉक करता है। ठीक है।
अगला प्रश्न है 97 नंबर प्रश्न, किसी वोल्टेज स्रोत से कई लैंप समांतर में जुड़े हैं, यदि एक लैंप फूक जाए या जल जाए तो अन्य लैंपों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसको हम डायग्राम बना के समझा देते हैं। इस प्रकार से कोई वोल्टेज सोर्स है और इसमें ये कई सारे लैंप हैं, ठीक है। ये लैंप ऐसे जुड़े हैं और ये यहाँ पर हमने वोल्टेज सोर्स दे दिया। तो यदि कोई एक लैंप जल जाएगा तो बाकी लैंपों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मान के चलिए ये वाला जो लैंप है ये फूक गया, मतलब सर्किट से हट गया, तो बाकी लैंपों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, अपवर्तित रहेंगे, ठीक है, ये कह लीजिए। और अगर ये सीरीज में लैंप जुड़े होते, अगर ये सीरीज में लैंप जुड़े होते कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे हमने वोल्टेज सोर्स लगा दिया, तो एक लैंप के जल जाने से क्या होता, सर्किट कंप्लीट नहीं होता और बाकी लैंप भी जलना बंद हो जाते, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह होगा अपवर्तित रहेंगे। क्या होगा, अपवर्तित रहेंगे। बाकी सभी लैंप बंद हो जाएंगे, जी नहीं। बाकी लैंप अधिक रोशनी से जलेंगे, नहीं। बाकी सभी लैंप धीमी रोशनी से जलेंगे। बाकी लैंप प्रभावित नहीं होंगे। विकल्प नंबर 2, 97 नंबर प्रश्न का। 98 नंबर प्रश्न है, पीएन डायोड में फॉरवर्ड बायसिंग में अवक्षय परत की चौड़ाई पर क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। पीएन डायोड ये हमने बना दिया और इसमें बायसिंग भी कर दी। कौन सी बायसिंग है, तो ये फॉरवर्ड बायसिंग है, ठीक है। अब इसमें जब हम फॉरवर्ड बायसिंग, वही पूछा है अगर अभिनत जिसको हिंदी में कहते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग में डिप्लेशन लेयर पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये घटती है। क्या होता है, घटती है। और अगर रिवर्स बायसिंग में पूछा जाता तो क्या होता, तब ये बढ़ती, ठीक है। 98 नंबर प्रश्न हो गया है। अगला प्रश्न है 99 नंबर प्रश्न, अर्ध तरंग दृष्टिकारी की दक्षता कितनी होती है। हाफ वेव रेक्टिफायर की जो दक्षता होती है वह पूछी गई है यहाँ पर, कितनी होती है, 40%, 20%, 80% या 60%। तो अर्ध तरंग रेक्टिफायर की जो दक्षता होती है वह 40% होती है। एग्जैक्ट कहूँ तो ये 40.6 होती है। और फुल वेव रेक्टिफायर की इससे दोगुनी हो जाएगी, ठीक है, 81.2%, ठीक है। और यहाँ पर हाफ वेव रेक्टिफायर की पूछी है तो यहाँ ये 40% होती है और बिल्कुल एग्जैक्ट इसकी वैल्यू है 40.6, 40.6। 100 नंबर प्रश्न है, आज हम शतक लगा चुके हैं प्रश्नों का। ब्रिज रेक्टिफायर में न्यूनतम डायोडों की संख्या कितनी होती है। ब्रिज रेक्टिफायर इलेक्ट्रॉनिक्स का एक चैप्टर है रेक्टिफायर, उसमें हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर का ही एक प्रकार होता है ब्रिज रेक्टिफायर। तो ब्रिज रेक्टिफायर में न्यूनतम डायोडों की संख्या पूछी है। 4 लगाकर अपना प्रश्न गलत मत कीजिएगा। ये पूछिए न्यूनतम मतलब कम से कम डायोड कितने होंगे, तो 2 डायोड होंगे। कितने डायोड होंगे, 2। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, एससीआर का पूरा नाम क्या होता है। सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, सेमीकंडक्टर कंट्रोल रेक्टिफायर, सेमीकंडक्टर करंट रेक्टिफायर या सेमीकंडक्टर सेमी कंट्रोल करंट रेक्टिफायर। तो एससीआर का फुल फॉर्म होता है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। क्या होता है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। इस प्रश्न का आंसर होगा विकल्प नंबर 1। आज की क्लास इतनी ही थी। बैटरी फ़ोन में कम होने की वजह से हमने क्लास थोड़ी स्पीड में रिकॉर्ड की, माफ़ कीजिएगा उसके लिए। आगे से प्रयास करेंगे ऐसी गलती ना हो। हमारा उद्देश्य था कि क्लास की कंटिन्यूटी आपकी नहीं छूटे। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो बजरंगी लाल यूपीपीसीएल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ठीक है। मिलते रहेंगे इसी प्रकार की और क्लास लेकर, तब तक के लिए बने रहिए चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।